क्या कोई भारत में इस तरह के हालात की मनोकामना कर सकता है कि यहां भारत में भी हो जाए? साहब भारत में नेपाल में जिस तरह आंदोलन उपद्रव में बदला, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट को फूंका गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री को मारा गया, इसको लेकर भारत मोदी सरकार की ओर से क्या कहा गया, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। सरकार ने कहा, भारत सरकार ने, कि नेपाल का पड़ोसी और करीबी मित्र होने के नाते भारत उम्मीद करता है कि वहां हालात जल्दी सामान्य हो जाएंगे। यह भारत सरकार का स्टैंड है। सभी मामले शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाना बेहतर होगा। अब इसको समझिए साहब, देखिए, भारत भले ही नेपाल की हिंसा की तस्वीरें देखकर परेशान हो, लेकिन भारत में मौजूद एक वर्ग यहां नेपाल वाले हालात चाहता है, या कहें भारत को नेपाल वाली बद्दुआ दे रहा है। नेपाल की आग इस बद्दुआ ब्रिगेड के कलेजे को ठंडक पहुंचा रही है कि इन्हें इसमें भी एक उम्मीद दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि जो आज नेपाल में हो रहा है ना, वो कल भारत में हो सकता है। इस बद्दुआ ब्रिगेड को आप आसानी से पहचान सकते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, जिन्हें नेपाल की आग में भारत में अराजकता की उम्मीद नजर आ रही है। ये पोस्ट जानते हैं आप, ये कौन है? नेपाल की हिंसा का भारत में रिपीट टेलीकास्ट की उम्मीद कर रहे एक नेता हैं, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह। इनका पोस्ट पढ़िए। समाजवादी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव जी के करीबी हैं। वो नेपाल हिंसा को लेकर आज सुबह से इतने उत्साहित हैं, मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे साहब 6, 7, 8 पोस्ट सुबह से कर चुके हैं। कह रहे हैं कि आज नेपाल कल भारत हो सकता है। वो लिख रहे हैं यहां पर कि नेपाल की तरह भारत के युवा नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं। आज सुबह से लगातार ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं को भड़काया जा सके। देखिए आप, टुमारो इंडिया, नेपाल टुडे, टुमारो इंडिया, ये लोग बद्दुआ भारत को क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया जा रहा है कि युवाओं सड़कों पर उतरो। एक पोस्ट में तो उन्होंने साफ साफ स्टूडेंट्स को उकसाते हुए कहा कि वो कैंपस छोड़े बाहर आए, अपने भविष्य के लिए सत्ता से टकराएं। मतलब राष्ट्रपति भवन को आग लगा दें क्या? संसद को आग लगा दें, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दें, लूटपाट करें, जिंदा जला दें, ये चाहते हैं क्या आप? आईपी सिंह अकेले नहीं है साहब, उद्धव गुट के नेता, इनको तो हर कोई जानता है, संजय राउत भी नेपाल हिंसा से सावधान करने के बहाने ये बता दें कि ऐसी स्थिति किसी भी देश में आ सकती है, मतलब वो भारत में भी आ सकती है। सवाल यह है कि आईपी सिंह हो या संजय राउत, क्या वो बिना पार्टी नेतृत्व की मर्जी के ऐसी भाषा बोल सकते हैं? क्या वो इस बात की मन्नत मांग रहे हैं कि जैसे नेपाल में संसद जलाई गई, साहब सुप्रीम कोर्ट को फूंका गया, प्रधानमंत्री आवास में आग लगाई गई, भारत में भी वैसा हो? संजय राउत, इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो ऐसे सोशल शत्रुओं की भरमार है जो नेपाल हिंसा से बेहद उत्साह में है। उनकी बातों से लग रहा है कि वो भारत को नेपाल वाला श्राप दे रहे हैं कि काश भारत में भी ना ये सब हो जाए। देखिए नीचे जो चल रहा है, राष्ट्रपति का घर जला दिया गया, प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया, गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया, ऊर्जा मंत्री का घर फूंक दिया गया। यहाँ भारत में एक कह सकते हैं, एक नाम दूंगा मैं, ये बद्दुआ ब्रिगेड है। ये बद्दुआ ब्रिगेड से भारत को सावधान रहने की जरूरत है। कई लोग हैं साहब, ये संजय राउत, आईपी सिंह, ये संजय राउत का पोस्ट है ना, हाँ देखिए संजय राउत का पोस्ट है ये। आईपी सिंह, संजय राउत तो साहब इज ए पार्लियामेंटेरियन, वो कह रहे हैं कि ये कल को भारत में भी हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि साहब छात्रों को जो नेपाल में जो किया वही ना भारत में होना चाहिए, और नेपाल की तरह लोगों को भारत में भी प्रधानमंत्री आवास पर एक तरीके से हल्ला बोल हम, ये इनके मन में लड्डू तब भी फूटा था जब श्रीलंका या बांग्लादेश में हुआ था, तब इन्होंने भारत को बांग्लादेश बनाने की मनोकामना की थी। लेकिन साहब अफसोस है कि लोकतंत्र से लड़ने को तैयार ऐसे सोशल शत्रुओं की भाषा से नेताओं की भाषा भी ना एक तरीके से मिलती नजर आ रही है। नेपाल की सड़कों पर आक्रोश की आग। जो पुराना लोग हैं ना, कोई नहीं चला सकता है, अब युवक चाहिए। जेन जी का विद्रोह, जल रहा नेपाल। नेता को सब घर जला के पार्टी कार्यालय जलाने के लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। अब नेता के यहाँ से भगाना पड़ेगा। ये बहुत रिस्की जगह है, ये सिलेंडर फटा है यहाँ पर। ओली का इस्तीफा, फिर भी नहीं थम रहा संग्राम। हम ग्राउंड जीरो पे तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी हमारे दोनों साइड हो रही है। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, लोग काफी आक्रोशित हैं, युवा काफी आक्रोशित हैं। काठमांडू से पोखरा तक युवाओं का कोहराम। इस प्रकार का डेमोक्रेसी
जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में। काठमांडू की सड़कों पर धुएं के गुबार, संसद भवन के बाहर जलते हुए बैरिकेड्स और आंसू के गोलों से जूझते युवा। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, एम्बुलेंस की आवाज लगातार गूंज रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू रणभूमि में बदल चुकी है। करीब 13 महीने पहले जो हालात बांग्लादेश के थे, वही हालात आज नेपाल के हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान हिंसा, आगजनी और उपद्रव की जैसी तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई, ठीक वैसी ही तस्वीरें इस वक्त एक और पड़ोसी देश नेपाल से आ रही हैं। दोनों देशों में आंदोलन का केंद्र थे युवा, और युवाओं के आंदोलन से नेपाल में इस वक्त ऐसा उपद्रव मचा है कि हालात ना तो नेपाल की सरकार के काबू में है और ना ही वहां की सेना के। दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल राष्ट्रपति का निजी आवास फूंक दिया, प्रधानमंत्री ओली का आवाज भी नहीं छोड़ा, पूर्व गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री का घर भी आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि नेपाल के मध्य प्रदेश के सीएम ऑफिस को जला डाला। ओली सरकार में सत्ता सहयोगी नेपाल कांग्रेस का ऑफिस भी इस आग की भेंट चढ़ गया। भीड़ ने नेपाली सांसद देवी प्रसाद का घर भी जला दिया। लेकिन जेन जी का आक्रोश थम नहीं रहा, और इस आक्रोश के सामने नेपाल की सरकार, सिस्टम और सेना बेबस है। नेपाल में हिंसा और आगजनी की ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई। मंत्रियों को बचाने के लिए आर्मी को हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और हालात ये हो गए कि आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री केपी ओली से कहना पड़ा कि वो कुर्सी छोड़ें, तभी सेना हालात पर काबू कर पाएगी, जिसके बाद केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। का कहना है कि अभी बात यहां तक नहीं है, केवल सोशल मीडिया एक मुद्दा था, लेकिन जो अहम असम मुद्दे थे, जो जिससे कि जो नेपाल की जनता थी जो त्रस्त थी, वो करप्शन का मुद्दा था, वो बेरोजगारी का मुद्दा था, जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और यही वजह थी कि जो जेनजी रिवोल्यूशन है, जो जेनजी आप एक से बोल सकते हैं प्रदर्शन है, वो किसी एक शख्स का नहीं था, किसी एक स्टूडेंट का नहीं था, किसी एक संगठन का नहीं था, किसी एक नेता पार्टी का नहीं था। दरअसल यहाँ के युवाओं का था, जो 20 से 35 साल के युवा हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल में युवाओं का ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का। पिछले कई वर्षों से नेपाल अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जिसकी बड़ी वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ओली सरकार का तानाशाही रवैया। लेकिन जेन जी के इस गुस्से का ट्रिगर पॉइंट बना सोशल मीडिया एप्स पर बैन। इस आंदोलन को जेन जी क्रांति कहा जा रहा है। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया और युवा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सड़कों पर आ गए। जब तक इसका निकास कोई नहीं निकलेगा, तब तक फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं, जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं।